कैरेबियन सागर के बीचों बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर जब आसपास कुछ दिखता नहीं तो सोचती है शायद उसे भ्रम हुआ होगा। कुछ सेकंड बाद वही एहसास फिर होता है। इस बार भी कुछ नहीं दिखता, लेकिन अब वो घबरा जाती है और यॉट की ओर तैरने लगती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचने लगता है। वह डर के मारे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया खुद को पानी के ऊपर रखने की कोशिश करती है, पर मुंह में पानी जाने से उसकी आवाज दब जाती है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि जूलिया काफी देर से दिखी नहीं। वह यॉट पर उसे ढूंढता है और तभी अपनी पत्नी को संघर्ष करते देख लेता है। वह बच्चों को बुलाता है, यॉट को उस तरफ मोड़ता है और खुद पानी में कूद जाता है। वह जल्दी से जूलिया तक पहुंचता है, उसे थामता है और दोनों यॉट की तरफ तैरते हैं। बच्चे मिलकर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, पर वह खुद को दिलासा देती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। कैसी को उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर काले बादल छा गए हैं। कॉल अचानक ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी अंदर आती है और सबको बताती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद वे जमीन से दूर हैं, इसलिए सिग्नल कमजोर है। उसी वक्त सबको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक झुंड पास से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल्स हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वे भ्रमित हो जाती हैं। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं हुआ। वो डाइव करके नीचे चेक करने जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर बड़ा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म साफ करती है। टॉम बताता है कि पानी में उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, पर जब उसने पलट कर देखा तो प्रोपेलर से चोट लग गई। वह कहता है कि जो भी चीज थी बहुत विशाल थी। टॉम को यॉट पर कई जगह नुकसान दिखता है, इसलिए वे मदद बुलाने की कोशिश करते हैं। जूलिया बार बार रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, जबकि कैसी अपने फोन पर सिग्नल ढूंढती है, पर कुछ काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा जीव दिखता है और वह चिल्ला उठती है, लेकिन वो तो बस बेन होता है जो मास्क लगाकर मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और बीच समुद्र में फंस जाती है। जूलिया रेडियो पर एक आवाज सुनती है, पर इतनी टूटी फूटी की समझ नहीं आता। टॉम बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है, इसलिए अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ दिखता है और सबको एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वे बाहर दौड़ते हैं और देखते हैं कि कई उल्का पिंड मीटियोराइट्स जमीन पर गिर रहे हैं। जहां जहां गिरते हैं वहां धमाके हो रहे हैं। एक उल्का पिंड पानी में उनके पास गिरता है तो टॉम तुरंत यॉट चालू करने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और आग का गोला पास गिरता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। टॉम को अचानक एहसास होता है ये उल्का पिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स गिर रहे हैं। इसी समय बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। हवा तेज चलने लगती है तो सब अंदर जाकर छिप जाते हैं, बिना नोटिस किए कि कंपास बहुत तेज घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लगती है। लहरें तेजी से यॉट से टकरा रही होती हैं। टॉम मुश्किल से बाहर जाकर लाइफ जैकेट्स लाता है। तभी बिजली चली जाती है। वह पावर बॉक्स ऑन करता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं और कैसी सिंक तक पहुंचकर उल्टी कर देती है। टॉम बार बार रेडियो ट्राई करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज कान फाड़ू आवाज आती है और हवा और तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, पर एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ देती है। टॉम फ्लेयर जलाता है। थोड़ी देर रोशनी रहती है, फिर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह परिवार हैरानी में उठता है कि वे तूफान से बच तो गए, लेकिन यॉट आधी तबाह हो चुकी है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी ही गायब हो गया है और यॉट अब जमीन पर अटकी है। सब सदमे में आ जाते हैं। कैसी नेटवर्क चेक करती है, पर सिग्नल पूरी तरह डाउन है। बेन दो मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास देखता है, वह उल्टा घूम रहा होता है। वह कहता है कि ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब नहीं रहा है। जब जूलिया उसे समझाने जाती है तो कैसी उसे धक्का देकर दूर कर देती है और अकेले में छिप जाती है। जूलिया और टॉम बचा हुआ सामान देखते हैं। बेन अपने बर्थडे के गुब्बारे एक पत्थर से बांध देता है ताकि कोई सर्वाइवर देख ले। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन होता है। उसका नाम नाव होता है, जो एक पनडुब्बी का कप्तान है। वह बताता है कि उसकी सबमरीन भी जमीन पर फंस गई है। वह कंफर्म करता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उलट गए हैं, इसलिए समुद्र पीछे हट गया है और धरती नीचे धंस गई है। वह कहता है कि अभी तक उसने और कोई सर्वाइवर नहीं देखा और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुके हैं। नाव बताता है कि पोल फिर रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आएगा, लेकिन बहुत तेज और खतरनाक रूप में। वह परिवार को चेतावनी देता है कि जितना हो सके ऊंचाई पर चले जाओ और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। नाव उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि वहां पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वह परिवार से कहता है आज रात आराम कर लो, सुबह निकलेंगे। वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वो तो बस कुछ पक्षी
पक्षी होते हैं। परिवार तय करता है कि रात यहीं प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वे थोड़ा सा स्नैक शेयर करते हैं और तभी जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है। उसे देखकर उसका दिल भर आता है। कैसी पूछती है, मॉम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुराकर कहती है, टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपने प्यार का इजहार किया था। रात के बीच में कैसी बाहर निकलती है। तभी वही डरावना आदमी पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार करके उसे मार डालती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंग रहे होते हैं। परिवार नोटिस करता है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं। मतलब उस इलाके में कोई खतरनाक जीव छिपा है। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, केकड़े उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी नक्शा देख रही होती हैं, पर बेन धीरे धीरे आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब के पास जाकर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो परिवार अपने सिर कपड़ों से ढक लेता है। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया और कैसी उनसे एक छोटा सा शेल्टर बना लेते हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि रात यहीं रुकेंगे। सुबह जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाती है और देखती है कि केकड़ों का एक बड़ा झुंड उनकी ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और परिवार को बाहर छोड़कर कंटेनर बंद कर लेते हैं। केकड़े पास पहुंच जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। जब खुद चढ़ने लगती है तो एक केकड़ा उसके पैर में काट लेता है। बच्चे उसे खींचकर ऊपर ले आते हैं, वरना वह गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से कई केकड़े अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर फायरिंग शुरू करते हैं, पर केकड़े उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन केकड़े उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो खुद को रेत के तूफान में अकेला पाती है। वह घबरा कर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। दोनों फिर बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां वे तूफान थमने तक रह सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बांधती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। तूफान रुकने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, जिसमें ढेर सारी पानी की बोतलें होती हैं। बॉडीज चेक करते हुए उन्हें एक रेडियो और एक बंदूक भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और बताती है कि नक्शा खो गया है। वह कहता है कि उसके उपकरणों के अनुसार समुद्र उम्मीद से पहले लौटने वाला है और अब उनके पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। वह एक फ्लेयर शूट करता है और परिवार उस दिशा में चलना शुरू करता है। लंबी वॉक के बाद उन्हें एक टूटा हुआ टॉयलेट दिखता है जहां बेन पेशाब करता है। फिर वे सब आखिरकार सबमरीन को पास ही देख लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ी चट्टान से होकर जाना होता है। जैसे ही वे रास्ता पार करते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं। एक भयंकर लैंडस्लाइड हो जाती है। जूलिया तुरंत बच्चों को धक्का देकर साइड में करती है और खुद भी पीछे हट जाती है। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसके बिना आगे बढ़ें, लेकिन कैसी जिद करती है कि माँ को भी कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है और आखिर में जूलिया वादा करती है कि वो बाद में बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ती है। बच्चे चट्टानी रास्ता पार करके सबमरीन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि नाव खून में लथपथ पड़ा है। वह कहता है कि अब उसके लिए सब खत्म हो गया है और बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। कैसी सोचती है कि एक एक्स्ट्रा जगह होगी, इसलिए वह अपनी माँ को ढूंढने लौटती है। उधर जूलिया देखती है कि केकड़े फिर आ रहे हैं। वह फायरिंग शुरू करती है, कुछ को मार देती है, पर झुंड बहुत बड़ा होता है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ बढ़ाती है। जूलिया घायल पैर के बावजूद चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वह ऊपर पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। बेन पहले से ऊपर खड़ा होता है और फायरिंग करके केकड़ों का ध्यान भटकाता है ताकि परिवार ऊपर चढ़ सके। केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते ही उसे खाने लगते हैं। जूलिया गन उठाकर फायर करती रहती है जब तक बच्चे अंदर नहीं चले जाते। जब सब सुरक्षित हो जाते हैं तो वह समझती है कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वह गन केकड़ों पर फेंकती है और खुद भी बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। परिवार हैच को कसकर बंद करता है और खिड़की से देखता है कि केकड़े सबमरीन के चारों ओर जमा हो गए हैं। उसी वक्त समुद्र लौट आता है। तीनों अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट लगाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को इधर उधर पटकने लगती हैं। जूलिया को पूरी यात्रा के दृश्य दिखने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। जल्द ही वही हाई पिच आवाज लौट आती है और परिवार बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब वे होश में आते हैं तो खुद को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। वे हैच खोलते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में ला पटका है। मतलब अब भी जिंदगी और नए आरंभ की उम्मीद